हीरो भी उसे ऑब्जर्व करते हैं। रेड हेयर अकेला आगे बढ़ता है, पूरे शरीर की मैजिक पावर लगा देता है, लेकिन सिर्फ ज़ॉम्बी किंग को हल्का स्क्रैच ही आता है और वो तुरंत हील हो जाता है। रेड हेयर पूरी तरह स्टन्ड है। ज़ॉम्बी किंग अब उसे पकड़ लेता है और रेड हेयर ऑलमोस्ट स्वॉलो होने वाला है। तभी मेन हीरो फाइनली इंटरवीन करता है। आई ओपनिंग मोमेंट। रेड हेयर लिटरली बच जाता है, लेकिन वो कंप्लेन करता है कि मेन हीरो इंटरफियर कर रहा है, पर मेन हीरो उसे सॉरी कह देता है क्योंकि उसने महसूस किया कि ये अनडेड सब कैमिला की वजह से अट्रैक्टेड हुए हैं। कैमिला ये जानकर पूरी तरह प्राउड हो जाती है और इंटरनली खुद की लीडर वाली ऑरा पर खुश होती है। मेन हीरो भी कैमिला को लीव नहीं करना चाहता क्योंकि उसके पास रहने से खुद को बेनिफिट मिलता है। कैमिला अंदर से बहुत खुश है, लेकिन बाहर से डिलिबरेटली ऑपोजिट एटीट्यूड दिखा रही है और मेन हीरो इसे देखकर थोड़ा स्पीचलेस हो जाता है। अगले सुबह तो क्रीसन को ऑफिस बुलाया गया। कल रात उसने मेन हीरो की उपलब्धि चुरा ली थी, जिससे सेक्रेटरी सोचने लगी कि अनडेड और ज़ॉम्बी किंग सब क्रीसन ने ही हैंडल किया और इस तरह उन्होंने मेन हीरो को ओवर एस्टिमेट कर लिया। लेकिन क्रीसन ने सच सच बताना शुरू किया और कहा कि अनडेड और ज़ॉम्बी किंग असल में मेन हीरो ने ही खत्म किए थे और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि मेन हीरो की लाइफ बचाने का कर्ज चुका सके। इसी बीच मेन हीरो को वाइस डायरेक्टर का इनविटेशन भी मिला, लेकिन वाइस डायरेक्टर की फैक्शन में शामिल होने के लिए पहले इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता था। मेन हीरो, जो इस सब हैसल से बचना चाहता था, थोड़े परेशान हुए। नॉर्मली स्पेशल क्लास हीलर को हाई क्लास हीलर से ऊपर माना जाना चाहिए था, लेकिन रियलिटी में टाइटल्स और पावर बराबर नहीं होते। प्लस बेक सिर्फ अपनी ड्रग रिसर्च की मेहनत का फल से स्पेशल क्लास हीलर बना था। मेन हीरो बस सिचुएशन देखते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। मेन हीरो इंटरव्यू के लोकेशन पर पहुंचता है और रीजनरेशन मैजिक सर्कल की मदद से फैक्शन ज्वाइन कर लेता है। ज्वाइन करने के बाद पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वाइस डायरेक्टर के साथ हॉस्पिटल राउंड्स करना। फैक्शन में हायरार्की के अनुसार ऑर्डर तय किया गया था। क्रीसन से बातचीत में मेन हीरो पता करता है कि वाइस डायरेक्टर ज्यादातर रिच पेशेंट्स के रूम में ही जाता है। ज्यादा इंसाइट लेने के लिए मेन हीरो डिसाइड करता है कि वो रिच पेशेंट्स का ऑब्जर्वेशन करेगा। हॉस्पिटल में रिच पेशेंट सिर्फ अपने फुट स्प्रेन के लिए स्पेशल अटेंशन पा रहा था। वाइस डायरेक्टर का ट्रीटमेंट तरीका था लाइफ एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके इंजरी हील करना, यानी जितना सीरियस इंजरी उतनी लाइफ एनर्जी चाहिए। यही प्रोफेसर ने हमेशा स्टाफ रिक्रूट करने का मेन रीजन बताया था। साथ ही ये इलेक्शन टैक्टिक भी थी क्योंकि करंट डायरेक्टर रिटायरमेंट के कगार पर था और वाइस डायरेक्टर मैक्सिमम वोट्स चाहते थे। मेन हीरो को क्रीसन से बातचीत के दौरान अनएक्सपेक्टेडली रेड की जानकारी भी मिलती है। बताया जाता है कि वाइस डायरेक्टर ने रेड के लिए एक बैंक्वेट ऑर्गेनाइज किया था और यही इवेंट रेड के डिसअपीयर होने का कारण बना। मेन हीरो ये इन्फो बेक को देता है और सोचता था कि बस अब फ्री हो जाएगा, लेकिन बेक रिवॉर्ड डबल कर देता है और फ्यूचर में मेन हीरो के अनलाइसेंस्ड प्रैक्टिस में भी इंटरफियर नहीं करने का वादा करता है। मेन हीरो मजबूरी में अग्री करता है, लेकिन कंडीशन रखता है कि टास्क कंप्लीट होने के बाद अपनी मास्टर को रिजल्ट बताना होगा। बेक भी इनकार नहीं करता। उठते समय बेक एक्सीडेंटली कॉइन गिरा देता है और मेन हीरो से पूछता है, अगर मैं तुमसे कॉइन उठाने को कहूं तो किसको पहले उठाओगे? लाइफ इक्वल है या नहीं? मेन हीरो आंसर देने ही वाला था कि उमीन आकर बेक को मीटिंग के लिए बुला लेती है। इसी बीच लीडर अपने टूल्स से क्लिनिक की डोर अनलॉक करता है। वो सोचना है कि क्लिनिक एम्प्टी है और सीक्रेटली मेन हीरो के बेड में घुसकर मजा लेने और सफाई करने वाला है, लेकिन ऐसा करने वाला केवल वो नहीं था। दोनों ने एक दूसरे के ब्रूम और करेज देख तुरंत समझ लिया कि दोनों लाइक माइंडेड हैं। तभी डोर अचानक फोर्स से ओपन होता है और सामने आता है लिन लेवाई, बेक के असिस्टेंट। तीनों गर्ल्स तुरंत सफाई में लग जाती हैं और 2 घंटे से भी कम में पूरा क्लिनिक स्पॉटलेस हो जाता है। अगली सुबह क्रिसन को वाइस डायरेक्टर के प्यारे डॉग की केयर असाइन की जाती है। मेन हीरो सुनकर स्पीचलेस हैं, लेकिन क्रिसन पूरी तरह प्राउड है। सोचता है कि इससे वाइस डायरेक्टर की फेवर में आकर वो हाई सोसाइटी में अपनी जगह बना सकता है। यही उसका हीलर बनने का अल्टीमेट गोल था। मेन हीरो को समझ नहीं आता कि हीलर बनने का मकसद सिर्फ दूसरों की हेल्प करना नहीं है, लेकिन क्रिसन कहता है कि वो सिर्फ शो ही है। हाँ, उसने कुछ लाइफ सेव करने का सोचा, लेकिन हीलिंग मैजिक सर्वशक्तिमान नहीं है। पैसा और पावर हमेशा ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तभी एक ड्रंकर्ड सामने आता है। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि वाइस डायरेक्टर का मेंशन करने पर भी उसे कोई रिस्पेक्ट दिखाई नहीं देता तो सामने आया कि ड्रंकर्ड असल में वाइस डायरेक्टर का पुराना क्लर्क था, लेकिन पहली सेक्रेटरी होने के बावजूद काम में कभी सीरियस नहीं रहता था और रोज शराब में ही मस्त रहता था। क्रीसन उसे लेकर काफी कंटेम्पचुअस था, लेकिन तभी ड्रंकर्ड अचानक दोनों पर एक शराब की बोतल फेंक देता है। बोतल टूटते ही वाइस डायरेक्टर का प्यारा डॉग डरकर सड़क की ओर भागता है और गलती से कैरेज से टकराकर मर जाता है। क्रिसन हाई लेवल हीलिंग यूज करके ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सरफेस स्कार्स रिमूव नहीं हो पाती। वाइस डायरेक्टर को उसके डॉग का फर सबसे ज्यादा पसंद था और क्रिसन सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन मेन हीरो बस एक ऑर्डिनरी हीलिंग स्पेल से डॉग को पूरी तरह ठीक कर देता है।
है और न कोई घाव दिखाई देता है, न कोई निशान बचता है। जब मेन हीरो डॉर्म लौटता है तभी उसे उमीन मिलती है, जो पर्सनली अपोलोजाइज करने आई थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी अपनी स्किल कम होने के कारण मेन हीरो इस कॉन्फ्लिक्ट में फंसा। मेन हीरो इसे ट्रिवियल मानते हुए कहता है कि अगर यह मौका नहीं मिलता तो वह वांगली हीलिंग इंस्टीट्यूट में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाता और अपने मास्टर से जुड़े क्लूज भी नहीं पा पाता। इसलिए यूमिन को अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं थी। मेन हीरो के लिए मास्टर चाहे थोड़ा स्ट्रिक्ट और इमोशनल हो, लेकिन उसने जो स्किल्स दी हैं वो इनवैल्यूएबल हैं और इसलिए मास्टर को भी वह अपने बेनिफैक्टर मानता है। यूमिन की जर्नी भी मेन हीरो से थोड़ी मिलती जुलती है। बेक न सिर्फ उसका बेनिफैक्टर है बल्कि उसकी सेवियर भी है। हालांकि उसके अंकल सरफेस पर अनरिलायबल लगते हैं, लेकिन वह उसके केयर में काफी अटेंटिव है। उमियन की रिसर्च काफी ऑर्डिनरी दिखती थी, लेकिन मेन हीरो उसे समझाता है कि अक्सर ऑर्डिनरी चीजें ही सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं और कभी कभी दूसरों पर रिलाई करना भी जरूरी होता है। जैसे उमियन अगर लिली जैसी केयर टेकर न होती तो सुबह उठना भी मुश्किल हो जाता। ये बात सुनकर उमियन हंस पड़ती है। डॉर्म लौटते समय क्रीसन अचानक सामने आता है और उसके साथ एक नोबल लड़की फेनेल आती है। उसे मेन हीरो से मदद चाहिए थी। एक वीक पहले फेनेल की बेटी के चेहरे पर रैश आ गया था। इनिशियली वह सोचा कि समय के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन रैश बढ़ता गया। वाइस डायरेक्टर ने अनुमान लगाया कि शायद यह फाइब्रोमा है। लाइफ थ्रेटनिंग नहीं था, लेकिन ट्यूमर इतना बड़ा था कि सर्जरी में बहुत बोन कट करना पड़ेगा और स्कार्स बचना मुश्किल था। फेनेल खुद परेशान थी और आराम के लिए अपने डॉग के पास गई, लेकिन तब पता चला कि डॉग सुरक्षित है थैंक्स टू मेन हीरो। क्रिसेन को नोटिफिकेशन आया कि उसे नोबल लड़की की मदद के लिए असिस्टेंट के रूप में भेजा गया है। फेनल मजबूरी में फिर मेन हीरो से मदद मांगती है। अगले दिन तीनों फेनल के घर जाते हैं, लेकिन उसकी बेटी सर्जरी नहीं करवाना चाहती। उसे डर है कि उसका चेहरा कट जाएगा। सभी जेंटल परसुएजन करते हैं, लेकिन शार्लेट सोचती है कि लोग बस उसकी सुंदरता रुइन करने आए हैं। मेन हीरो ऑपोजिट अप्रोच अपनाता है। वह कहता है कि सर्जरी न कराना भी ठीक है, क्योंकि नाइफ डरावनी होती है और इससे लाइफ को कोई खतरा नहीं। बस अनट्रीटेड रहने पर धीरे धीरे फेस उम्र बढ़ने के साथ बदल जाएगा। ये बात सुनकर शार्लेट थोड़ी स्केयर्ड होती है। मेन हीरो डिपार्चर के लिए रेडी होता है, तभी शार्लेट डोर खोलती है और उन्हें रूम में इनवाइट करती है, लेकिन बस इतना ही। उसे सर्जरी पसंद नहीं थी, दर्द नहीं सहना चाहती थी और ट्यूमर ग्रो रोकना भी चाहती थी। अगर बिना स्कार गारंटी मिले तो सर्जरी बिल्कुल नहीं होगी। तो कहानी यहाँ पहुंचती है जब मेन हीरो शार्लेट के साथ बैल्कनी पर जाता है। बातों बातों में मेन हीरो को एक घायल छोटी चिड़िया दिखती है। शार्लेट बताती है कि ये कल कोर्टयार्ड में मिली थी और अब उड़ नहीं सकती, बिल्कुल उसकी तरह। मेन हीरो लगातार ये कंफर्म करता है कि क्या शार्लेट सच में ठीक होना चाहती है या नहीं। उसे फर्क नहीं पड़ता कि शार्लेट की सोशल स्टेटस क्या है। अगर कोई मुश्किल में है और हीलिंग चाहती है तो वही उसका पेशेंट है, बस इतना ही। जैसा कि छोटी चिड़िया फिर से उड़ सकती है, मेन हीरो को विश्वास है कि शार्लेट भी फिर से नाच पाएगी। इस तरह शार्लेट सर्जरी के लिए कंसेंट देती है, लेकिन वाइस डायरेक्टर चाहता है कि क्रिसन सर्जरी करे और सफल होना ही चाहिए, फेल नहीं। सौभाग्य से मेन हीरो चुपचाप साइड में गाइड करता है और सर्जरी स्मूथ चलती है। वाइस डायरेक्टर भी इम्प्रेस्ड होता है, लेकिन तभी क्रिसन को पता चलता है कि ट्यूमर की जड़ नर्व से जुड़ी है। अगर इसे कट किया गया तो नर्व्स भी कट होंगी, जिससे पेशेंट का चेहरा बदल जाएगा। वाइस डायरेक्टर रोकता है, लेकिन क्लीन रिमूवल के बिना रिकरेंस का खतरा था और पेशेंट की लाइफ पर असर पड़ सकता था। इसलिए वाइस डायरेक्टर रिलक्टेंटली सर्जिकल रिमूवल का आदेश देता है। क्रिसन आगे बढ़ता है, लेकिन मेन हीरो खुद सर्जिकल नाइफ समन करता है और ऑपरेशन शुरू करता है। उसकी टेक्निक देखकर वाइस डायरेक्टर हैरान रह जाता है। सिर्फ 2 मिनट 30 सेकंड में सर्जरी पूरी हो जाती है। शार्लेट जब जागती है तो उसका चेहरा बिल्कुल ठीक होता है और कोई घाव के निशान नहीं होता। फेनल इसे वाइस डायरेक्टर की मदद मानती है और डिसाइड करती है कि इलेक्शन में उसे फुल सपोर्ट देगी। शार्लेट खुद ग्रेटफुल और अमेज्ड है। कुछ ही समय बाद मेन हीरो और क्रिसन को डिनर इन्विटेशन मिलता है। यह नया मौका था मिसिंग केसेस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने का। मेन हीरो को भरोसा नहीं होता कि उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया था और इस बार ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। सैब एक ड्रंकन सेक्रेटरी बॉन्ड्स के थ्रू। बॉन्ड्स ने 13 साल पहले हुए एक एक्सप्लोजन केस का क्लू एक्सीडेंटली रिवील कर दिया। पिछली डिनर में एल्फ्रेड ने ड्रंकन बॉन्ड्स की केयर की थी। वाइस डायरेक्टर ने उसके बारे में गॉसिप फैलाई थी कि वह फ्रॉड है, इसलिए कोई सीरियसली नहीं लेता था। मेन हीरो को यह अनयूजुअल लगता है क्योंकि बॉन्ड्स ने ट्रीटमेंट तो लिया था, लेकिन किसी काम की डिमांड नहीं की और दूसरों को भी उसके पास आने से रोका। इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए लिली उसे एक कमरे में ले जाती है, शराब पिलाती है और केस के बारे में पूछती है। कमिला ने पहले सिखाया था कि जब आदमी ड्रंक होता है और महिला पास में फ्लैटरिंग होती है तो वह सीक्रेट्स बोल देता है। बॉन्ड्स ने ड्रंकन स्टेट में मेन हीरो को वाइस डायरेक्टर समझ लिया और बताया कि कैसे उसने नोबल फेनल के फेवर के कारण
13 साल पहले एक्सप्लोजन के दिन लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी पाई और ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर बन पाया। लेकिन एक्सप्लेनेशन पूरा होने से पहले बॉन्ड्स सो जाता है। मेन हीरो और लिली रूम लौटते हैं, तभी कमिला अचानक आती है। वह समझ चुकी थी कि ड्रंकन बॉन्ड्स के वर्ड्स से कहानी का आउटलाइन निकल आया है। कैसे एक अननोटिस्ड हीलर रिसर्चर ने एक्सप्लोजन के बाद नोबेल का कर्ज प्राप्त किया और अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट पाया। नॉर्मली सिवियर इंजरी हील करना जरूरी होता, लेकिन इस केस में कोई ऐसा पब्लिकली नहीं जानता। काया इसमें कोई सीक्रेट छुपा है। वाइस डायरेक्टर की एबिलिटी को देखकर लगता है कि वह एक्सप्लोजन के इंजर्ड पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर सकता था। इसी बीच लिली पार्शली समझती हुई आगे रीजनिंग शुरू करती है ताकि पूरे मिस्ट्री का पजल सॉल्व किया जा सके। सालों पहले फेनल एक्सप्लोजन में घायल हुई थी, लेकिन उसे हील करने वाला कोई और था, वाइस डायरेक्टर नहीं। एल्फ्रेड ने यह सब देखा और यही कारण हो सकता है कि वह अचानक गायब हो गया। शायद उसने ये सीक्रेट जान लिया और डर के कारण अकेले छिप गया। हालांकि लिली की रीजनिंग सही लगी और उन्होंने झूठ से बचाव किया, लेकिन उसमें अभी भी कई लूप होल्स थे। इसी बीच क्रीसन कमरे में आता है और लिली को बाहर बुलाकर कहता है कि उसे स्वीट डॉग मास्टर की हैंडलिंग देखनी चाहिए। दोनों बाहर जाते हैं। तब मेन हीरो और कमिला डिस्कस करते हैं कि शायद एक्सप्लोजन में सिर्फ फेनल ही नहीं और भी नोबल्स या ऑफिशियल्स मौजूद थे। वाइस डायरेक्टर हमेशा नोबल फेवर हासिल करना चाहता था और उसके लिए उसने ट्रांसफर मैजिक का इस्तेमाल किया। ज्यादातर लोगों की लाइफ एनर्जी को सिलेक्ट करके एक खास व्यक्ति को बचाया। ऐसा लगता है कि जिसने बचाई गई लाइफ पाई वह एल्फ्रेड था, लेकिन यह सिर्फ स्पेक्यूलेशन था। मेन हीरो भी एग्जैक्ट ट्रूथ कंफर्म नहीं कर सकता, इसलिए उसने ये इन्फॉर्मेशन बेक को दी ताकि वह प्रॉपर जजमेंट करे। तभी बाहर हलचल मचती है। सोफिया का भाई गंभीर रूप से घायल होकर मेन हीरो की मदद मांगता है। वाइस डायरेक्टर डेमी ह्यूमन को लो क्लास मानता है और गार्ड्स को उन्हें हटाने का आदेश देता है, लेकिन वे दोनों झटके में गिर जाते हैं। जब पता चलता है कि वे मेन हीरो से मदद लेने आए हैं, वाइस डायरेक्टर कहता है कि अगर मदद की तो उसे फैक्शन से निकाल देंगे। मेन हीरो अब इन बातों की परवाह नहीं करता क्योंकि एल्फ्रेड की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी थी। वह लिली के साथ वहां से चला जाता है। क्रीसन अब कंफ्यूजन में है कि सब कैसे इतना बदल गया और धीरे धीरे मेन हीरो का प्रभाव उस पर पड़ता है। क्रीसन भी याद करता है कि उसने खुद को एक राइटियस हीलर बनने का सपना देखा था और आखिरकार मेन हीरो के साथ फैक्शन छोड़ देता है। अगले दिन मेन हीरो जानकारी बेक को देता है। बेक को याद आता है कि एल्फ्रेड ने कहा था कि बचपन में उसे एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा था। वाइस डायरेक्टर अगले दिन एक सेलिब्रेटरी डिनर आयोजित करेगा और अगर एल्फ्रेड रिवेंज लेना चाहता है तो संभवतः वही मौका होगा। बेक तैयारी करता है और मेन हीरो का टास्क पूरा हो जाता है। वह अपने मास्टर की जानकारी लेकर स्कूल से विथड्रॉवल की प्रक्रिया में मदद करेगा। उसी रात मेन हीरो के लिए फेयरवेल पार्टी होती है। क्रेसन जानकर कि मेन हीरो यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था, भावुक होकर रो पड़ता है। कैमिला वहां आती है और उमियम को डराती है कि वह कॉन्टेस्ट न करे। मेन हीरो के साथ बातचीत के बाद उमियम विश्वास करती है कि यह अनडेड वास्तव में उसका एलाई है। अगले दिन बेक के कहने पर उमियम मेन हीरो के मास्टर की जानकारी उसे देती है। बेक के ड्रॉर में एक फोटोग्राफ मिलता है। फोटो में सामने आता है कि 13 साल पहले उस एक्सप्लोजन में वाइस डायरेक्टर ने ट्रांसफर हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल किया था ताकि नोबल फेनल की लाइफ बचाई जा सके, लेकिन इस प्रोसेस में अन्य विक्टिम्स की लाइफ एनर्जी छीन ली गई। जो शॉकिंग था, इस फोटो में एल्फ्रेड के अलावा बेक की फियांसे भी दिखाई देती है। उसी समय वाइस डायरेक्टर सेलिब्रेटरी डिनर में अचानक होश में आता है। बेक खुद स्वीकार करता है कि उसने उसके ड्रिंक में पॉइजन डाल दिया था। अगर कुछ किया नहीं गया तो लगभग 1 घंटे में पॉइजन का असर फेटल हो सकता था। पॉइजन वीक वर्जन था, लेकिन अभी भी खतरनाक था। तो कहानी यहाँ एकदम हाई स्टेक्स मोड पर पहुंचती है। पिछले 13 साल पुराने हादसे की पूरी सच्चाई सामने आती है। वाइस डायरेक्टर को यकीन ही नहीं होता कि बेक ने सब कैसे जान लिया। असल में मेन हीरो ने जितनी भी जानकारी इकट्ठा की थी, बेक ने उसे क्लेवरली शराब और दवाओं के जरिए क्राइम स्पिरिट से एक्सट्रैक्ट कर लिया और वह अकेली फोटो भी अपने पास कर लिया। अब वाइस डायरेक्टर को पता चलता है कि उस समय के विक्टिम्स में सिर्फ एल्फ्रेड ही नहीं बल्कि बेक की फियांसे भी शामिल थी। आज का ये रीएनैक्टमेंट इसीलिए था ताकि प्रोफेसर को फिर से चूज करना पड़े कि वो क्योर का फैसला किसके लिए करेगा। बेक के पास एंटीडोट है, क्या वो उनका लाइफ बचाए या फिर पिछले फैसले पर कायम रहे। बेक चेतावनी देता है कि ज्यादा टाइम वेस्ट करने पर एक्सट्रैक्ट होने वाली लाइफ एनर्जी कम हो जाएगी। प्रोफेसर तुरंत क्राउड में जाता है और ट्रांसफर हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और टारगेट खुद प्रोफेसर, बिल्कुल वही जैसा बेक अनुमान लगा रहा था। सेल्फिश इंसान अपने पॉइजन को सबसे हल्का होने के बावजूद वह बाकी लोगों की लाइफ सेव करने के बजाय सेल्फिशली अपने लाइफ को बचाता है। उसका आर्ग्यूमेंट लाइफ समान नहीं है। लाइफ को कॉइन्स की तरह देखें, कुछ गोल्ड, कुछ सिल्वर, कुछ कॉपर, और वह कॉपर के लिए गोल्ड सैक्रिफाइस नहीं करेगा। बेक को यह बात सुनते ही गुस्से में पॉइजन एक्टिवेट हो
हो जाता है और वह खून उगलने लगता है। तभी मेन हीरो उमीम और कमिला अचानक वहां पहुंचते हैं। उमीम ने जैसे ही फोटो देखा उसे महसूस हुआ कि बड़ा खतरा है। पता चलता है कि बेक ने सभी को पॉइजन कर दिया था। 13 साल से वह सोच रहा था क्या लाइफ समान है। तब वह और उसकी फियांसे सिर्फ बिगिनर हीलर थे, लेकिन वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लाइव्स बचाएं। जब उसने सुना कि एक्सप्लोजन में लोग मारे गए, वह पूरी तरह टूट गया। उसने सोचा ये सिर्फ एक्सीडेंट था, इसलिए उसने फियांसे के विजन को इनहेरिट किया और औरों को बचाने का मिशन शुरू किया। लेकिन एल्फ्रेड ने उसे बताया कि एक्सप्लोजन कोई सिंपल एक्सीडेंट नहीं था, वाइस डायरेक्टर का हाथ था। एल्फ्रेड के डिसअपीयर होने के बाद बेक का ऑब्सेशन रिवेंज बन गया। क्रिसन समझता है कि बेक का गुस्सा जस्टिफाइड है, हालांकि उसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन वाइस डायरेक्टर खुद एक गार्बेज इंसान है। फिर भी दूसरों को पॉइजन करना हीलिंग का मकसद नहीं है। बेक पहले मेन हीरो से पूछ चुका था, अगर कॉइन्स गिर जाएं, कौन सा उठाओगे? मेन हीरो ने जवाब दिया, चिल्ड्रन की तरह पार्शियल चॉइस नहीं, सारे उठाऊंगा। आखिर वह खुद कॉमनर है, सबको सेव करना ही सही है। यदि इग्नोर्ड किया तो बेक मर्डरर बन जाएगा और उमियम को परेशानी होगी। मेन हीरो जानता था कि पॉइजन का इंग्रेडिएंट अननोन है, इसलिए एंटीडोट काम नहीं करेगा। उसने डिसाइड किया साधारण हीलिंग मैजिक से टॉक्सिन को फाइट करेगा। उमियम और कमिला भी ज्वाइन हो जाती हैं। बेक शॉक में है कि मेन हीरो की हीलिंग मैजिक इतनी लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है। अब वह समझता है कि क्यों उसकी फियांसे हीलर बनना चाहती थी। लाइफ सेव करना ही उसका मकसद था। इस बीच वाइस डायरेक्टर जो कि हिपोक्रेट था, वह अब फ्लोर पर गिरा पड़ा है। मेन हीरो जानबूझकर उसे बचाता नहीं, उसके कॉल्स फॉर हेल्प इग्नोर कर दिए जाते हैं क्योंकि सबने उसका ट्रू नेचर देख लिया है। अब हीलिंग की कीमत वही तय करेगा, अनऑथोराइज्ड हीलर होने के नाते, जो चाहे वही प्राइस। ये सीन पूरी तरह सिनेमैटिक, इमोशनली चार्ज्ड और ग्रिपिंग है, जिसमें जस्टिस, रिवेंज और मोरालिटी की सारी कम्प्लेक्सिटी सामने आती है और ऑडियंस को एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस मिलता है। तो कहानी यहाँ एकदम इंटेंस मोड पर पहुंचती है। जब वाइस डायरेक्टर ने देखा कि कुछ छोटे टारगेट्स के लिए कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, वह सीधे चिल्लाया और गालियां बकने लगा। लेकिन आखिरकार मजबूरी में उसे पेमेंट करनी पड़ी। फिनल ने भी सच जानने के बाद वाइस डायरेक्टर की कोई बात नहीं मानी। इसके बाद मेन हीरो ने उमियम को साथ लिया और बेक से मिलने गए, जो अभी इंटेरोगेशन में था। बेक को डिस्ट्रॉय करने की अनुमति मिली थी और इसके लिए खास धन्यवाद क्रिशीना को जाता है। इस बार उनका मकसद था बेक से पॉइजन की घटना के बारे में पूछताछ करना, क्योंकि पार्टी में जो पॉइजन मिला वह बेक ने नहीं डाला था। असल में बेक ने 13 साल पुराने हादसे का सीन रिक्रिएट करना चाहा था ताकि वाइस डायरेक्टर अपने पुराने क्राइम्स कन्फेस करे। पहले बेक सोचता था कि उसने पोशन में गलती की, लेकिन असली कल्प्रिट कोई और था, मिसिंग एल्फ्रेड। एल्फ्रेड उस वक्त भी मौके पर था, बस उसने प्रिटेंड किया था कि वह पॉइजन हुआ है और बाकी हीलर्स के बीच छुपकर सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहा था। जबकि बेक जानता था कि अल्कोहल में पॉइजन था, उसने अपनी प्लान एग्जीक्यूट करने से नहीं रोका, यानी टेक्निकली वह भी असिस्ट कर रहा था। क्रिशीना कहती हैं कि अगर बेक ने सच में पॉइजन नहीं डाला तो वह उसे अपनी प्रिविलेजेस का यूज करके फ्री कर सकती है। इस दौरान बेक मेन हीरो को रोकता है और कहता है कि एल्फ्रेड कुछ ठीक नहीं लग रहा। आखिरकार इतनी गंभीर चोट और लाइफ एनर्जी ड्रेन होने के बाद सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बेक को नहीं लगता कि एल्फ्रेड सिर्फ 13 साल पुराने रिवेंज के लिए एक्ट कर रहा था। मेन हीरो ने एल्फ्रेड की साजिश को रोक दिया, इसलिए अब एल्फ्रेड संभवतः अपना फोकस मेन हीरो पर शिफ्ट कर सकता है। लेकिन मेन हीरो बिल्कुल काल्म है। अगर एल्फ्रेड सामने आया तो ठीक है, कॉम्पेंसेशन डिमांड करने का मौका मिलेगा। असल में एल्फ्रेड अभी भी मेन हीरो से एक डेट चुकता करना बाकी है, क्योंकि वही पहले मैजिक गोलेम समन करने में गाइड था। अंत में जब अलविदा लेने का समय आता है, उमीम और कृष्णा मेन हीरो के लिए थोड़ा अपसेट होते हैं, क्योंकि एंटीडोट के दौरान सबके कॉन्शियसनेस थोड़े फजी थे और किसी ने भी मेन हीरो के योगदान को याद नहीं रखा। लेकिन मेन हीरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अपने मकसद को हासिल कर लिया था। जाते जाते लिली भी सभी को हाथ हिलाकर अलविदा कह देती है। ये सीन सिनेमैटिक, हाई एनर्जी और इमोशनल बैलेंस के साथ एकदम ग्रिपिंग है, जिसमें स्ट्रेटजी, सस्पेंस और हीरो की काम इंटेलिजेंस सब एक साथ ब्लेंड होती है।